वाइस एडमिरल आप रिटायर्ड, ये भी कहिएगा कि सर सबसे पहले आपकी जानिब आ रही है कि अगर हम इस सेक्टर की बात करें, ब्लू इकोनॉमी, ये बड़ा निगलेक्ट रहा है, इसमें बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। अगर हम बांग्लादेश के जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो वो $6 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $1.5 बिलियन है। ये एक तो इतना डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, इतना निगलेक्टेड क्यों रहा है ये शोबा? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो दिया। सबसे पहली चीज़ तो एक ये सोच कि हम एक मैरीटाइम नेशन है, ये बहुत देर से हमारे अंदर अभी शुरू हुई है। इसी वजह से जो ब्लू इकॉनमी की जो स्ट्रेंथ है वो हम अपनी नेशनल इकॉनमी में उस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाए और उस तरह की पॉलिसीज़ भी नहीं बनी। एक एग्जांपल कि हमारे पास 1974 तक हमारे पास तकरीबन 73 शिप्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनी तो वो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ से चले गए और अब हमारे पास सिर्फ 12 शिप्स हैं। तो यही तकरीबन पॉलिसीज़ में अगर आप फिशरी की बात करें और इसी तरीके से बहुत शिप रिसाइकलिंग की आपने बात की, टूरिज़्म की बात की, इन सब के अंदर तकरीबन पॉलिसी का ही बहुत ज़्यादा फुकदान रहा है जिसने के इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। अहमद साहब, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसकी बात की है एहतशाम साहब ने, कितना ज़रूरी है कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो आएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि अब जो उड़ान पाकिस्तान है इसने जो ब्लू इकोनॉमी के लिए अहदाफ सेट किए हुए हैं, ये फौरी तौर पर आपको क्या क्या इकदाम इनको हुकूमत पाकिस्तान को लेने चाहिए कि इस पर एटलीस्ट काम तो शुरू हो और उन अहदाफ तक पहुँचा जा सके? आप क्या यहाँ पर अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे इस हवाले से, सजेशंस? जी आमना, जैसे एहतशाम साहब ने भी कहा कि 24 ट्रिलियन की ये इकॉनमी है, तो परसेंटेज में देखें तो तकरीबन 1/4 ऑफ दी ग्लोबल जीडीपी बनता है। तो हम अगर अपने हिसाब से देखें और हमारे पास अगर एवरेज देखें तो अगर 6 to 7% पे भी हम आ जाते हैं तो भी तकरीबन ये 25 से 30 बिलियन का हमारी इकोनॉमी में इसका हिस्सा होना चाहिए, जबकि वो अभी फ़िलहाल 2 से 3 बिलियन तक है, जो बहुत कम है। तो आपके सवाल की तरफ आते हैं कि अब इसके अंदर करना क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो उड़ान पाकिस्तान एक पहला बहुत अच्छा इकदाम है जिसमें ब्लू इकोनॉमी के अहमियत को गवर्नमेंट लेवल तक इसकी अहमियत को माना गया और एक जो 10 थीम बनाए गए हैं उन 10 में से एक थीम जो जिसको क्रॉस कटिंग थीम के नाम से कहा वो है ब्लू इकोनॉमी। तो हम ये समझते हैं कि अलावा उसमें जो 4 बड़े जिसमें पोर्ट एंड शिपिंग की बात की गई, फिशरीज़ की है, टूरिज़्म की है और सी फूड की, इसके अलावा तकरीबन 40 के करीब और ऐसे एवेन्यूज़ हैं कि जिसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट हम करवाएंगे तो पॉलिसीज़ बनाएंगे तो बहुत इन्वेस्टर आएंगे। छोटी मिसाल कि अभी जैसे हमने श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर जैसी ही तवज्जो दी तो आपको पता होगा कि पंजाब में, साउथ ऑफ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग स्टार्ट हुई है। तो उसके पहले ही उसमें 100 एकड़ के अंदर उन्होंने तकरीबन 2600 टन के करीब उन्होंने एक्सपोर्ट किया और अभी उन्होंने नेक्स्ट ईयर का बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा है जो कि 1 लेकिन हमारी जो फिश की जो वैल्यू है इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो वो बांग्लादेश या इंडिया उससे कम भी है, 2-3 गुना कम है। उसकी रीजंस क्या है? जी आमना, उसकी रीजंस ये है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं और जो पैकेजिंग है वो हमारे पास उस तरह की अवेलेबल नहीं है और जैसे जैसे ये अभी इन्वेस्टमेंट आएगी तो ज़ाहिर बात है ये टेक्नोलॉजी भी फिर हमारे पास आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ये तवज्जो देने की यकीनन ज़रूरत है। जैसे जैसे आप पैकेजिंग, जैसे अभी हमने जो श्रिम्प हमने एक्सपोर्ट किया वो तकरीबन $8 to $10 पर केजी है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 18 से 20 के करीब होता है। उसकी रीज़न यही है कि जिस मुल्क में जा रहा है उसने उसको रीपैक करना है और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आगे एक्सपोर्ट करना है, तो आधा प्रॉफिट तो वो मुल्क ले लेगा हमसे। तो ये चीज़ें जो है ना, वैल्यू एडिशन के ऊपर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी और उससे फिर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, और ये जो हमारी हम देख रहे हैं ब्रेकिंग शिप यार्ड, इससे किस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है? क्योंकि अगर जब हम गडानी की बात करें वो पहले कभी किसी ज़माने में पहले नंबर पर था, अब हम देख रहे हैं 5वें नंबर पर आ गया है और ये भी खदशात है कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर हमने मीट ना किए तो इस पर बैन भी लग सकता है। ये आप ऐसा समझते हैं? जी आपने बिल्कुल सही आपने इसको हाईलाइट किया कि ये
दुनिया में नंबर 1 हमारी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी, जिसको पहले शिप ब्रेकिंग कहते थे और आजकल अभी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये हमने इस पे तवज्जो नहीं दी। 2009 से ये स्टार्ट हुआ कि हमें हांगकांग कन्वेंशन को रेटिफाई करना है। और उसके अंदर जो चीज़ें थी वो बेसिकली यही थी कि हमने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, पोल्यूशन नहीं फैलानी, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखना है। तो वो हमने उस तरह के रूल्स नहीं बनाए और उस तरह की रेटिफिकेशन की तरफ नहीं गए। उस वक्त बांग्लादेश ने भी इसको रेटिफाई कर लिया और इंडिया ने भी। अब उनकी इंडस्ट्री वहाँ तक पहुँच गई। हमने अभी लास्ट ईयर इसको रेटिफाई किया और अभी ये इस साल जून में अडॉप्ट हो जाएगा। तो अब जाहिर बात है कि इतने कम अरसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरे अपने ज़ाती ख्याल में हम नहीं इसको मीट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा लॉस होने जा रहा है, जो कि अगेन पॉलिसी डोमेन में जो हमारे डिसीजन मेकर हैं उनकी नज़र से चूँकि ये चीज़ नहीं आई। इसमें नेशनल ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने आते ही सबसे पहले बहुत बड़ी एक मुहिम भी चलाई और साथ में हमने एक नॉर्वे के साथ मिलके इसके गैप एनालिसिस किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।